चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि रीजनिंग और मैथ को छोड़ के जितने भी 1995 से 2023 तक यूपीएससी ने किसी भी सब्जेक्ट का ऑलराउंडर कोई भी प्रश्न 1995 से 2023 तक कोई भी प्रश्न पूछी हो किसी भी विषय का, उन सब का वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, लाइव स्ट्रीमिंग में और जो है वीडियोज में। वहाँ जाके दोस्तों आप पीछे से देख सकते हैं वीडियो दोस्तों। और ये जो है दोस्तों भूगोल का है, जो 1995 से 2023 तक भारत का जो भूगोल है उससे क्वेश्चन है दोस्तों। बस यही बचा हुआ है, इसको आज इसी वीडियोज में अंत होना है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर गाँव से हैं, गरीब हैं और जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो इस चैनल से बेहतरीन दोस्तों निःशुल्क, इसमें सब चीज़ें निःशुल्क है दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों 91 प्रश्न देखते हैं। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील दोस्तों किसके निकट है दोस्तों? 91 का बताइए। देखिए दोस्तों, यह जयपुर शहर से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है सांभर झील। और कहाँ है दोस्तों ये? जयपुर शहर से 96 किलोमीटर दूरी पर। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 91 का बी हो जाएगा। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य पहली सूची में दिया है और दूसरी सूची में राज्य दिया है दोस्तों। अब ऐसे प्रश्न भविष्य में भी बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं, इसलिए जो भविष्य में प्रश्न बनेंगे उन पर ज़्यादा समय दिया जाएगा, जो नहीं बनेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा या कम समय दिया जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य किस राज्य में है? कंगेरे राष्ट्रीय घाटी पार्क, नागाभेल होल होता है दोस्तों, लेकिन लिखा है नेगाभेल लिखा है, लेकिन नागाभेल राष्ट्रीय पार्क। और सी कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य और डी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों ये तो आसानी है, चलिए बताइए, कुछ तो पढ़े होंगे इसमें से, और तो मिला लीजिए। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। 92 का दोस्तों। देखिए दोस्तों, कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, तो ए का 1 पर मिलान होगा दोस्तों। नागाभोल राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कर्नाटका में है। बी का दोस्तों 4 पर मिलान होगा। नागाभोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटका में है। और कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है दोस्तों। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है। नागाभोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटका में है। कंगेरी घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। और इस तरह से मिलान करने के बाद आएगा दोस्तों आपका ए का कंगेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ जाएगा? ए का छत्तीसगढ़, बी का नागाभोल कर्नाटका 4, सी का 3 कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला दोस्तों दिया है, अगला दिया है देखिए 93 का देखिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है दोस्तों? ऐसी खाड़ियां जिनका अग्र भाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आती है। अग्र भाग संकीर्ण और पिछला भाग चौड़ा होता है, उच्च ज्वार आती है। बी, जब कोई खाड़ी खुले सागर में संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती है तब वहाँ ज्वारीय धाराएं आती हैं। सी, जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वारनदमुख एस्चुरी में प्रवेश करती है तथा ज्वारीय भित्ति बनती है। और डी, हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों 93 का क्या होगा? कौन सा गलत है दोस्तों इसमें पूछा है? देखिए दोस्तों ए वाला ऑप्शन देखिए दिया है, इसका क्या होगा? जिस खाड़ी का अग्र भाग संकीर्ण मतलब जो है, संकीर्ण मतलब जो है कम चौड़ा, संकीर्ण का मतलब कम चौड़ा, और पिछला भाग चौड़ा होता है, वहाँ निम्न ज्वार आता है दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि उच्च ज्वार आता है, तो उच्च ज्वार नहीं दोस्तों, वहाँ निम्न ज्वार आता है। तो पहला ऑप्शन गलत होएगा। जबकि अग्र भाग अगर चौड़ा होगा, पिछला भाग संकीर्ण होने पर दोस्तों उच्च ज्वार आता है। तो दोस्तों अगर ये
प्रश्न सही हो जाता है। अगर अग्र भाग चौड़ा बोल देता और संकीर्ण पिछला भाग संकीर्ण बोल देता तो ये सही हो जाता दोस्तों। तो आपको समझना चाहिए दोस्तों कि अगर अगला भाग चौड़ा हो, मुंह जो है उसका चौड़ा हो और पिछला भाग जो है संकीर्ण हो, तब उच्च ज्वार आता है दोस्तों। अगर अगला भाग संकीर्ण है तो थोड़े थोड़े लावा निकलेगा, जो ज्वार जो है ये जो है लावा नहीं दोस्तों, तो संकीर्ण तो छोटा होगा तो ये जो है निम्न ज्वार आएगा। तो यही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है। जब कोई खाड़ी खुले सागर में संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती है तब वहाँ ज्वारीय धाराएं आती हैं, सही है। और सी वाला भी सही है। जब ज्वार किसी नदी में संकीर्ण तथा उथली ज्वारानमुद एस्चुरी में प्रवेश करती है तथा ज्वारीय भित्ति बनती है। और डी, हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाहों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों 94 दिया है, बंगलोर में मंगलौर की अपेक्षा काफी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। बंगलोर को दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों में वर्षा होने का लाभ मिलता है। बोलिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दोस्तों अरब सागर, और इधर उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से, नहीं यार उत्तर तो ऊपर है ना, उत्तर पूर्वी ऊपर से जो मानसून आता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी नहीं होगा। तो ये दोस्तों इसका क्या होगा 94 का बताइए। देखिए दोस्तों, बंगलोर पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित होने के कारण, बंगलोर कहाँ है? पश्चिमी घाट के पूर्व में, कर्नाटका में है दोस्तों बंगलोर। और पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, जिससे वहाँ 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। जबकि मंगलौर वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं पड़ता, यह पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, इसलिए यहाँ 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, 2000 मिलीमीटर। तो इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बंगलोर में मंगलौर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वर्षा होती है, गलत है दोस्तों, कम वर्षा होती है। और मंगलौर को दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा का लाभ मिलता है, ये सही है दोस्तों। तो कारण सही है दोस्तों, कथन गलत है। अगला दोस्तों 95, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं बनाती। प्रायद्वीपीय भारत जान रहे हैं दोस्तों कौन सा क्षेत्र होता है? जो महाराष्ट्र और राष्ट्र का क्षेत्र है ना दोस्तों ऊपर तक, वो प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, पश्चिम की ओर नदी जो बहेगी दोस्तों वो कहाँ जाएगी? अरब सागर की तरफ जाएगी। डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं। 95 का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोस्तों पूरब की ओर नहीं बहती हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। पश्चिम की ओर ज़्यादा नदियाँ नहीं बनती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पश्चिम की ओर जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं दोस्तों। पठार की संरचना अत्यंत कठोर होने के कारण, मतलब पठार जो है दोस्तों बहुत कठोर है, उसे काट नहीं पाती हैं। यहाँ अपर्दन की क्रिया न के बराबर है, मतलब वो काट ही नहीं पाती हैं। तथा नदियों में भी अवसाद का अभाव रहता है, और इसलिए नदी में भी क्या होता रहता है दोस्तों? अवसाद का अभाव होता है। तो दोस्तों ए और आर सही है, दोनों आर ए की सही व्याख्या करता है। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं, तो सही है दोस्तों। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 96 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्रुत रिएक्टर प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाता है। परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय भारी पानी उत्पादन में कार्यरत है। भारतीय रेयर अर्थ वही जो मेटल होता है लिमिटेड भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में अन्य दुर्लभ मृदा पदार्थों के अतिरिक्त जीविकान के उत्पादन में कार्यरत है। वैसे तो दोस्तों ये 1996 का, अभी यार 2004 का प्रश्न है दोस्तों, लेकिन जो है अभी जो है इसका भविष्य में भी कुछ कुछ उपयोगिता है। ये देखिए दोस्तों, ये सभी कथन सही है। इंदिरा गांधी परमाणु जो है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्रुत रिएक्टर प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाता है। परमाणु खनिज अनुसंधान मतलब खोज,
अन्वेषण निदेशालय भारी पानी उत्पादन में कार्यरत है दोस्तों इसमें। और भारतीय रेयर अर्थ्स मतलब जो बहुत कम मात्रा में धातुएं मिलती हैं वो जो है लिमिटेड भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में अन्य दुर्लभ मृदा पदार्थों के अतिरिक्त जीविकान के उत्पादन में कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया है, भारत के सागर तट और राज्य, कौन सा सागर तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों, ए दिया है गोपीनाथ सागर तट, बी दिया है लासंस बे सागर तट, और सी दिया है देवबाग सागर तट, और डी दिया है सिंकरिम सागर तट। ये तो याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ तो याद रखना चाहिए दिमाग में। सागर तट से भी प्रश्न पूछ ही सकता है। ये सब है दोस्तों, ठीक है, यही सब सागर तट है। गोपीनाथ सागर तट ये दोस्तों गुजरात में है। ग से गोपी, ग से गुजरात, तो गोपीनाथ गए गुजरात में। लासंस बे तट दोस्तों, लासंस बे, वो लासेंस एक जो है ना जो गोली गोली मारता रहता है उसका नाम फेमस है। कौन सा लासेंस है? तो आंधी तूफान लेके आएगा दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लासंस बे तट कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और देवबाग तट दोस्तों, देवबाग तट कर्नाटका में है दोस्तों। देवबाग तट कहाँ है? कर्नाटका में। और सिंकरिम सागर तट दोस्तों कहाँ है? गोवा में है। सिंकरिम सागर तट गोवा में है। तो गोपीनाथ सागर तट दोस्तों, गोपी जो है कहाँ है? गो से गोपी, ग से गुजरात। लावेंस बिश्नोई लावेंस एक है जो गोली गोली मारता रहता है दोस्तों, तो वो आंधी तूफान में रहता है, तो आंध्र प्रदेश में ले लीजिएगा दोस्तों इसको। और देवबाग सागर तट, देवों का बाग कहाँ है? कर्नाटका में। अब सिंकरिम सागर तट गोवा में है दोस्तों। बाकी तो दोस्तों याद हो गया होगा, एक आध बार रिविजन कर लीजिए परीक्षा के टाइम दोस्तों। सब भूगोल इतिहास दोस्तों पिछले वर्षों के प्रश्न रिविजन करके जाइएगा परीक्षा के समय। अब देखिए दोस्तों, ये दिया है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य में स्थित है दोस्तों, कौन सा? कंचनजंगा तो सब लोग जान रहे होंगे, हमको उम्मीद है दोस्तों। कंचनजंगा को तो सभी लोग जान रहे होंगे कि किस राज्य में स्थित है। 98 का दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिमलीपाल जैव संरक्षण देआंग देवांग नाकरे कंचनजंगा सिक्किम उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा मेघालय। मिलान करना है दोस्तों। सिमलीपाल जैव संरक्षण क्षेत्र उड़ीसा में है दोस्तों, 20 बार पढ़े होंगे आप। तो सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। देआंग देवबंद कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। देआंग देवबंद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नाकरेक कहाँ है दोस्तों? नाकरेक मेघालय में है दोस्तों। नाकरेक कहाँ है? मेघालय में। कंचनजंगा तो दोस्तों याद होगा ही आपका, सिक्किम में है। कंचनजंगा क्या है? सिक्किम में। तो सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। देआंग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। नाकरेक कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। कंचनजंगा सिक्किम में। तो ये रहा दोस्तों, बाकी मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 99 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? दोस्तों अभी के लिए वर्तमान में जाके वन क्षेत्र देखिए किसका कितना है। अभी ये जो है ये अभी दोस्तों 100 वाला भी वही पूछ रहा है। वन क्षेत्र सघन वन। राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्रों को वन से ढकना है। 100 का दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है कि गलत? सही है दोस्तों, बी वाला जान लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य था 1/3 क्षेत्र को वनों से ढकना। अगला दोस्तों 101 क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। और जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से जनसंख्या से अधिक है दोस्तों। बांग्लादेश की जनसंख्या अधिक है, इसमें चौथे नंबर पर आती है। 101 का बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर। यार तब तो बहुत दिक्कत है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अधिक हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल से, बड़ा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल बड़ा है पश्चिम बंगाल से।
मतलब छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, राज्य की सीमा है, वो पश्चिम बंगाल के राज्य की सीमा से अधिक है। मतलब सीमा नहीं दोस्तों, वही जमीन, भूभाग, क्षेत्रफल, समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों। 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है, यह भी सही है दोस्तों। अब दोस्तों परमाणु विद्युत संयंत्र गुरु जल संयंत्र और किस राज्य में स्थित है? थाल, मुनुगुरु, काकरपारा, कैंगा। दोस्तों प्रश्न रिवीजन हो रहा है, काकरपारा पीछे भी पूछा था दोस्तों कहीं। बताइए दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन इसमें 102 का कौन सा सही होगा? थाल दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। थाल कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। और मनुगुरु कहाँ है दोस्तों? मनुगुरु आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और काकरपारा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कैंगा कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कैसे कैंगा, कैसे कर्नाटक। थाल महाराष्ट्र में। मुनुगुरु कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। काकरपारा कहाँ है? गुजरात में। कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी दोस्तों मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों 103 का अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 103 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन बताना है दोस्तों। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को कोई परिभाषा नहीं है ना दोस्तों? अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा है दोस्तों। 5वीं अनुसूची जो है दोस्तों, और 6वीं अनुसूची। 5वीं में दोस्तों अनुसूचित जाति, 6ठी में अनुसूचित जनजाति, AMTM को छोड़कर दोस्तों। 5वीं जो AMTM को छोड़कर है, 6ठी AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और दोस्तों ये है 338, अनुच्छेद 338 में है दोस्तों। और 338 से तो ये तो कह रहा है कि कोई भी परिभाषा नहीं है दोस्तों। तो 103 का पहला तो क्या, अब बताइएगा दोस्तों आप उत्तर, इसमें कौन सही नहीं है? बी, देश की कुल जनजातीय जनसंख्या की आधे से अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में रहती है। सी, टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। और डी, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। 103 का बताइए दोस्तों। अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों। ये अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पूछ रहा है। परिभाषा कोई नहीं है दोस्तों कि कौन अनुसूचित जनजाति में होगा। कोई भी शामिल हो सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति किसी को भी शामिल कर सकता है। सरकार जो है दोस्तों किसी को भी शामिल कर सकती है, राष्ट्रपति अनुमति देता है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति कौन होगा, ये कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों कि अनुसूचित जाति यही होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। लेकिन अनुसूचित जनजाति का वर्णन जो है संविधान में है दोस्तों, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं है कि यही व्यक्ति जो है या इसी जाति का अनुसूचित जनजाति का होगा दोस्तों। किसी को भी शामिल किया जा सकता है। पहला गलत हो गया दोस्तों, परिभाषित नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। सही है दोस्तों, सही है, ये कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों। बी, देश की कुल जनसंख्या की आधी से अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में रहती है, ये गलत है दोस्तों। 103 का बी गलत है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बिहार में भी आदिवासियों की जनसंख्या अधिकतम है दोस्तों। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी आदिवासी पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है दोस्तों। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में ही रहते हैं। और डी, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में थे लोथा एक है। याद रखिएगा दोस्तों, लोथा भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। अब 104 का दिया है दोस्तों, भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, छोड़िएगा मत दोस्तों। ये अच्छा प्रश्न है, इसके साथ कोई मजाक, हंसी मजाक नहीं चलेगी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तीसरा, भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केवल प्रथम राज्य है। ये 2005 में पूछा है प्रश्न दोस्तों।
बताइए, 104 नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों, याद रखिएगा कभी भी आए तो। विश्व का पहला, हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण करने पर ध्यान दिए थे दोस्तों विश्व में। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ कर दिया था। सोच लीजिए, 1947 में आज़ाद हुए और 3 और 2 5 वर्ष बाद हम लोग परिवार नियोजन पर काम करना चालू कर दिए। क्या गजब, क्या सोच थी। केरल भारत का पहला राज्य है जहां जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है दोस्तों, 2005 के अनुसार बता रहे हैं, अभी नहीं। केवल प्रजनन में प्रतिस्थापन दर का नियमन स्थापित हो गया है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 सही है। दूसरा नहीं था दोस्तों, पहला में दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने में हम दूसरा थे, नहीं पहले हैं दोस्तों। 105 दिया है दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक अपनी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिशत राज्य बिहार है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जाके देख लीजिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कुछ पूछने वाला नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। दूसरा 106 दिया दोस्तों, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो यह भी छोड़ ही दीजिए दोस्तों, अब उतना पीछे नहीं जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाटों में अनामुडी सबसे ऊंची चोटी है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। अभी दोस्तों नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये नकल हो जाएगा 2005 में, प्रश्न रिवीजन करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिकांश ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है दोस्तों। पश्चिमी घाट जो है दक्षिण में अधिक ऊंचा है, नीचे उत्तर के बाद दक्षिण होता है नीचे। नर्मदा एवं ताप्ती इस घाटी की रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। पश्चिम घाट 4 उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन क्षेत्र का आवास है। उत्तर पश्चिम आर्द्र पर्णपाती वन, उत्तर पश्चिमी घाट पर्णपाती वर्षा वन, दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र पर्णपाती वन और दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा वन होता है दोस्तों। तो कौन सही नहीं है दोस्तों, ये वाला गलत है। पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है, पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचा है, नहीं दोस्तों, दक्षिण में अधिक ऊंचा है, उत्तरी क्षेत्र में नहीं है, दक्षिण में ऊंचा है दोस्तों, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। बी सही है। पश्चिमी घाटों में अनाई मुंडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, दक्षिण में है। और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। 108 गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भाग है। चंबल परियोजना, दामोदर, किस एक का भाग है दोस्तों, राज्य नहीं है, किस एक का। गांधी सागर परियोजना किस एक का भाग है। चंबल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। 108 का बताइए। देखिए दोस्तों, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के भानपुरा के निकट चंबल नदी पर बना है। यह 1960 में बनाया गया था दोस्तों। तो गांधी परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और ये जो है चंबल नदी पर बना है दोस्तों, चंबल नदी पर। 109 का दोस्तों, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम है। उत्तर से ऊपर से शुरू करके नीचे जाना है। नला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर कौन हो सकता है, सबसे नीचे, सबसे पहले आपको यही पकड़ना चाहिए। नलामलाई और अन्नामलाई, इसमें ही पकड़ना जरूरी है दोस्तों। 109 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नलामलाई पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में है, उसके नीचे जो है जवादी पहाड़ियाँ हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दोस्तों ये मैप से पढ़ने में मजा आएगा, मैप लेके आते हैं दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए ऐसे देख लीजिए।
110 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जितने भी दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको जाके अभी देख लीजिएगा आप। अभी इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, पुराना प्रश्न हो गया। भविष्य में क्या है देख लीजिएगा। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में से सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम, अवरोही माने घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है, उससे अधिक दोस्तों वर्षा का एक बार आप सही से पढ़ लेंगे ना। एक चैनल में दोस्तों आपको बता देता हूँ, SS ओझा सर जो हैं वो हैं दोस्तों विज्ञान, ये इलाहाबाद के प्रोफेसर थे, उनकी अभी मृत्यु हो गई है दोस्तों, लेकिन उनके चैनल पर वीडियोज हैं दोस्तों। आप SS ओझा सर, प्रोफेसर SS ओझा डालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बूढ़े से हैं, पतले से हैं, उनकी तो अभी मृत्यु हो गई है दोस्तों, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है वर्षा के सिस्टम को दोस्तों। तो वहाँ से जाके आप देखिएगा दोस्तों। बाकी हम जो है लेके आएंगे बढ़िया से। मृत्यु हो गई है दोस्तों, अब वीडियोज नहीं आता है उनका, लेकिन पहले का वीडियोज है दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं वो, अच्छे खासे विद्वान थे दोस्तों भूगोल के। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों कोलकाता में, कोच्चि में, पटना में, दिल्ली में। इसी का कोच्चि, कोलकाता, पटना, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए दोस्तों कोच्चि में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद कोलकाता में, उसके बाद पटना में, उसके बाद दिल्ली में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, ये क्रम है दोस्तों। इसका वर्षा होने का कारण पैटर्न दोस्तों आप चले जाइए SS ओझा सर के, प्रोफेसर SS ओझा सर के चैनल पर, वो ठीक से बता देंगे आपको, वहाँ से पढ़ लीजिए भूगोल। बाकी दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ बढ़िया से पढ़ाने का इसी पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं दोस्तों। पंजाब, पंजाब उत्तर प्रदेश से लगता है दोस्तों, पंजाब नहीं लगता है दोस्तों। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बताइए दोस्तों 112 का। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम में हरियाणा से लगती है, दिल्ली से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है। कितने राज्यों से लग रही है दोस्तों। उत्तराखंड तो इसी से अलग हुआ है, तो उत्तराखंड से तो लगेगी। उत्तर पश्चिम में हिमालय से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम में हरियाणा से भी लगती है, दिल्ली से तो लगती ही है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है, पूर्व में बिहार से लगती है, झारखंड से, 9 राज्यों से लगती है दोस्तों सीमा यूपी की। अगला दोस्तों बिजली घर और राज्य, ये थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। कोठ गोदाम, रायचूर, मेटूर और वानकबोरी 2005 में पूछा है दोस्तों। अगर बदला होगा तो बदला होगा, नहीं तो नहीं बदला होगा, तो कोई बात नहीं। कोठ गोदाम दोस्तों या कोथागुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है, रायचूर दोस्तों कर्नाटका में है, अब मेटूर दोस्तों तमिलनाडु में है, और वाकबोरी दोस्तों गुजरात में है। तो कोठ गोदाम कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। रायचूर कहाँ है, कर्नाटक में। मेट्टूर तमिलनाडु में। वानकबोरी गुजरात में। मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ 114 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर ककडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा पशु वनों से उद्भूत होती है। दोस्तों ये घाटी वोटी के बारे में थोड़ा जाकर पढ़िए लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों ये कोई प्रश्न इस समय चर्चा में था तो पूछ दिया था, लेकिन फिर भी हम घाटी को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए ये मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई की श्रेणी में है कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों, मैप से पढ़ेंगे। अभी के लिए छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य और किस राज्य में स्थित है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा दोस्तों, दिमाग में रख लीजिएगा। 115 का नेशनल पार्क या जीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, गोवा में है। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में है।
कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ओरंग अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ओरंग जो है असम में है। 3 अक्षर इसमें भी है दोस्तों, ओरंग, असम में भी 3 अक्षर है। उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। उषा, उषा, उसे उषा कोठी, तो उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह वर्ड मिल रहा है। ओरंग दोस्तों 3 इसमें शब्द है, अ से शुरू होता है तो असम। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क। बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो गोवा में है। तो मिलान कर लीजिएगा। अगला, स्थल स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? जितने भी दोस्तों वर्तमान में जाइए और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो वर्तमान में शामिल हुए हैं और जो सबसे पहला शामिल हुआ है उसको देख लीजिए दोस्तों। हो सके ऐसे प्रश्न बन जाए, तो इसके लिए दोस्तों वर्तमान में जाके देखिए। भारत रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ये रेलवे का जो मुख्यालय है वो अभी थोड़ा सा जान लीजिए, एनडीए में भी पूछ देता है दोस्तों, सीडीएस में भी पूछ देता है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ का पेपर जो है दोस्तों यूपीएससी बनाती है, तो हमें उस पर भी काम करना है दोस्तों। अगला हम सोच रहे हैं दोस्तों कि उसका जो है क्वेश्चन प्रश्न उसका भी करा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी एकदम वो मतलब उसी माइंड सेट का व्यक्ति ही उसको बनाता है। तो ये यूपीएससी की लेवल का ही बनता है दोस्तों वो। चलिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। अगला 118, भारत के 28 राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या। तो ये दोस्तों राज्य दिया है, संघ राज्य दर, साक्षरता दर, ये सब दोस्तों वर्तमान में जाके पढ़िए। ये सब आने वाला नहीं है, भूतकाल हो गया, ये खत्म हो, कहानी हो गई। अगला दोस्तों हस्तशिल्प केंद्र और राज्य। ये दोस्तों ठीक है, थोड़ा ये आने की कुछ संभावना है। मोन, नलबाड़ी, नेसघाट, तुरा। मोन दोस्तों, मोन जो है नागालैंड में है। मोन कहाँ है? हस्तशिल्प किस राज्य में है? नागालैंड में। नलबाड़ी दोस्तों, नलबाड़ी जो है असम में है। नेसघाट कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। तुरा कहाँ है? मेघालय में। मोन कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में। नलबाड़ी कहाँ है? असम में। नेसघाट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तुरा कहाँ है? मेघालय। इसको याद रखिएगा दोस्तों कुछ। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। ये दोस्तों वर्तमान करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और ऐसा कुछ तीसरा दिया है दोस्तों, नाबवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में दोस्तों यूरेनियम का तो कुछ प्रश्न छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। तीसरा सही है दोस्तों, नाबवा पहाड़ खान। ये दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है, आने की संभावना न के बराबर है। अगला 121, भारत में प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने राज्य में विद्युत अपीलीय अधिकरण स्थापित किया है। भारत में बिजली के, तो अब दोस्तों ये विद्युत का जो है वर्तमान में क्या सिस्टम है ये देख लीजिएगा। घाटी और राज्य दोस्तों, कौन सी घाटी किस राज्य में है ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिए। मारखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, युगांग घाटी। 122 का मारखा घाटी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और युगांग घाटी सिक्किम में है दोस्तों। मारखा घाटी जम्मू कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और युगांग घाटी सिक्किम में। बाकी मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। घाटियां भूमि की औन्नत क्षेत्र में, घाटियां क्या है? औन्नत क्षेत्र में, जो गुरुत्वाकर्षण, जल और बर्फ की संयुक्त बलों द्वारा अपघटित होती हैं। अगला दोस्तों, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ में होता है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ठीक, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उद्भव के बारे में तो थोड़ा जानना ही चाहिए। नदियाँ कहाँ से? कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों ये चारों नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है
अब इनका उद्भव पूछा है तो जान ही लीजिए दोस्तों, अब सही भी रहेगा। तो कौन सही नहीं है दोस्तों? तो कावेरी नदी का उद्भव दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, बाकी सब सही है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ में होता है, गोदावरी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, नर्मदा और ताप्ती दोस्तों। तो ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश में, गोदावरी नदी का महाराष्ट्र में और महानदी का छत्तीसगढ़ में। और ये दोस्तों तीसरा सी वाला ऑप्शन गलत है। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटका के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्तों। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। और दोस्तों ये अगर आप पीछे जो लगा के गया होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो ये उसका नकल हो जाएगा दोस्तों। 1 नंबर बिना कहे उसको मिल जाएगा, क्योंकि पिछला प्रश्न में दोस्तों ये पूछ चुका है। अभी वही जो है फिर रिवीजन कर दिया, तो ये बिना कहे जो है दोस्तों वो सही कर लेगा। कावेरी नदी जो है कर्नाटका में स्थित है दोस्तों, कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से दोस्तों। अगला दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य और समवर्ती नगर, ये भी दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा। चंद्रप्रभा, करेरा, जयसमंद, नाहरगढ़। चंद्रप्रभा दोस्तों वाराणसी में स्थित है, वाराणसी के समीप नगर है। करेरा झांसी में है, जयसमंद उदयपुर में है, और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। चंद्रप्रभा वाराणसी में, करेरा कहाँ है दोस्तों? झांसी में, और जयसमंद कहाँ है? उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में। तो इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला 125, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? श्योक नदी, स्पीति नदी, जस्कर नदी, सतलज नदी। सबसे पहले कौन उत्तर से, अगर आप भारत में उत्तर से चलते हैं दक्षिण की ओर, मतलब जम्मू कश्मीर से आप केवल तमिलनाडु की ओर चलते हैं, तो इसमें कौन नदी सबसे पहले आएगी? जम्मू कश्मीर की तरफ से चलेंगे तो श्योक, सिप्ती, जस्कर, सतलज। अब इस तरह का बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम श्योक पहले आएगी दोस्तों, श्योक पहले आएगी। ये बी वाला ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। पहले कौन सी आएगी? श्योक नदी आएगी दोस्तों। श्योक पहले आएगी, फिर जास्कर आ जाएगी दोस्तों, फिर स्पीति आ जाएगी, फिर सतलज आ जाएगी, सतलुज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी लद्दाख, जास्कर लद्दाख, उत्तरी पूर्वी भाग स्पीत हिमाचल प्रदेश में, काजा में 12,500 फीट की ऊंचाई पर। सतलज जो है दोस्तों कैलाश पर्वत से निकलकर हिमाचल प्रदेश व पंजाब में प्रवाहित होती है। सतलज जो है, सतलज नदी जो है कैलाश पर्वत से निकलकर हिमाचल प्रदेश व पंजाब में प्रवाहित होती है। श्योक जो दोस्तों, जो श्योक है वह उत्तरी लद्दाख में है। जास्कर लद्दाख उत्तर पूर्वी भाग में है। स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। सतलज कैलाश पर्वत में से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों 126, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बराइन लाइट के वृहद भंडारण पाए गए हैं? दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है। अब ये पाए गए थे दोस्तों छत्तीसगढ़ रायपुर में। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हीरा जो है छत्तीसगढ़ में मिल सकता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। 127, भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस्पात उद्योग दोस्तों, जो उद्योग स्थापित होते हैं वर्तमान में, उसको याद रखिएगा। 128, 1940 के दशक में निर्मित स्टील वेल रोड जो हाल ही में चर्चा में था, ये दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, अब चर्चा में है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है अभ्यारण्य दोस्तों? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य व नेशनल पार्क टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। पश्चिमी घाट का एक भाग है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है।
सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है। तमिलनाडु के सेलम में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु के सेलम में। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 131 का। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है, और कारण दिया है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो काली नदी है दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों, अरब सागर की ओर जाएगी, ना कि पूरब की ओर। तो ये दो काली नदी दोस्तों पश्चिम की ओर जाती है, तो इसलिए पहला कथन जो है गलत हो गया दोस्तों। कारण दोस्तों सही है, दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है। पश्चिम किनारे पर क्या है, उच्चता पर है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ठीक है दोस्तों, दक्कन के पठार की ऊंचाई 1500 से 2500 फीट है। यह पृथ्वी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर मध्यम ढाल के रूप में खड़ा है। तो कथन कारण आर सही है, कथन गलत है दोस्तों। निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्य आयोगों में से कौन एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में देखिएगा जाके 133 का। बालघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। मझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। ये सही है दोस्तों। कुछ प्रश्न या बालघाट को दोस्तों मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। ये बोल रहा है कि हीरों के लिए नहीं, बालघाट मैगजीन भंडारण के लिए जाना जाता है दोस्तों। पहला कथन गलत हो गया। मझगावा दोस्तों जो है, मझगावा जो है किसके लिए जाना जाता है, ये जो है दोस्तों हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है। दोनों को उल्टा कर दिया है दोस्तों। मझगावा जो है हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है, तो दोनों गलत हो गया दोस्तों। 134 दिया है दोस्तों। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था, अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही थी, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। प्रश्न नकल हो गया दोस्तों, एकदम एक नंबर फ्री का मिल जाएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगा के गया होगा 1995 से 2007 में, उसको एक प्रश्न फ्री का मिल गया होगा। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार के पूर्व में 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, जान रहे हैं, अभी प्रश्न पूछा था। तो नर्मदा नदी होगी दोस्तों। ये जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से है, ये मध्य प्रदेश में है। और दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से है। महानदी दोस्तों कहाँ से है, बिस्वा पठार से है। ताप्ती नदी दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। बस्तर से दोस्तों महानदी बस्तर पठार से, वह ताप्ती और सतपुड़ा पहाड़ियों, ताप्ती जो है सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक से नर्मदा निकल गई दोस्तों। दामोदर नदी छोटा नागपुर से, नागपुर पठार से, महानदी बस्तर से, और ताप्ती जो है सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, भविष्य का प्रश्न बन सकता है। ठीक। 135 निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। पूरब में सबसे अधिक कौन स्थित है दोस्तों, पूरब में मतलब जो है उधर जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। भोपाल तो दोस्तों मध्य प्रदेश, भोपाल बीच में है, लखनऊ तो इधर है, बेंगलुरु कर्नाटका इधर है, हैदराबाद। बताइए दोस्तों सबसे पूर्व में कौन हो जाएगा 135 का। लखनऊ दोस्तों भारत का पूर्वतम शहर है लखनऊ, इसमें बस है, ये नहीं कि पूरा में याद करना है। 136 का दोस्तों, चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दिया है ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटका है कि केरल है कि तमिलनाडु है। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाए।
केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में से प्रत्येक, तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो पूछना चाहिए यूपीएससी को। आंध्र प्रदेश व कर्नाटका भारत के अधिकतम राज्यों के साथ सीमा मिलती है दोस्तों। केरल तो ये नीचे है छोटा सा, तमिलनाडु इधर ही बगल में है, तो 1-2 राज्यों से 3 राज्यों सीमा बनाता। अब दोस्तों एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति, ऐसा दोस्तों अब ये सब जो है बहुत पुराना हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। 138 निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। बस्तर में कौन स्थित है दोस्तों। बस्तर जो है कहाँ है, झारखंड में है कि छत्तीसगढ़ में है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बी दांडेली अभ्यारण्य, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 138 को बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। यह जगदलपुर भोपाल पट्टन सड़क के 22 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बस्तर हाई अलर्ट क्षेत्र है जहां नक्सलियों के चरमपंथियों की उच्च सघनता है दोस्तों। तो कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इंद्रावती जो है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगला 139, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी पीछे दोस्तों पूछ चुका है, मतलब फिर जो है प्रश्न रिपीटेशन कर दिया, 1 नंबर फ्री का दे दिया। आई लो नक्कल मार लो, पिछले प्रश्न को ही उठा के दे दिया। गुरु शिखर चोटी दोस्तों राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पीछे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई छोड़ दीजिए दोस्तों, ऊंचाई की जरूरत नहीं है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न 140 दोस्तों देखिए, नगर दिया है और सीमावर्ती नदी दोस्तों, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, भविष्य में भी आ सकता है, याद रखना है हम लोग। इंद्रावती, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा नगर स्थित है। जबलपुर दोस्तों, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, समीपवर्ती नदी है दोस्तों। और बैतूल दोस्तों ताप्ती नदी पर है। बैतूल, बैतूल त से तूल, त से ताप्ती, बैतूल। और जगदलपुर दोस्तों इंद्रावती नदी के पास है। जगदलपुर कहाँ है, इंद्रावती नदी के पास है दोस्तों। जगदलपुर इंद्रावती नदी के पास है। जबलपुर नर्मदा नदी के पास है। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के पास है। उज्जैन कहाँ है, क्षिप्रा नदी के पास है। तो बैतूल कहाँ है दोस्तों, त से तूल, त से ताप्ती। जगदलपुर दोस्तों इंद्रावती, जगत, पूरा जगत का मालिक कौन है, इंद्र, तो जगदलपुर मान लीजिए इंद्रावती है। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और उज्जैन दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, याद रखिएगा। 141 का दोस्तों, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में, स्लो लोरिस जानते हैं दोस्तों, बहुत धीमा चलते हैं, 4 पैर होता है, बहुत धीमा धीमा चलते हैं। ये भालू टाइप के छोटे छोटे होते हैं दोस्तों, बहुत मतलब बहुत धीमा चलते हैं, स्लो लोरिस इसको बोला जाता है। उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहते हैं। बताइए दोस्तों, ये भी प्रश्न ठीक है। 141 का रेड पांडा दोस्तों नेपाल, उत्तर पूर्व में भारत, चीन, भूटान तथा स्लो लोरिस असम, स्लो लोरिस दोस्तों असम, उत्तर पूर्वी सघन वनों में पाया जाता है। तो स्लो लोरिस वाला तो दोस्तों सही है, बी ऑप्शन तो सही है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, केवल पश्चिमी हिमालय में ही नहीं पाया जाता है, और जगह भी पाया जाता है। 142 का भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों ये वर्तमान में जाके पढ़िए। 43 भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये ठीक है दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जो है हम जनसंख्या को स्थिर कर देंगे, ना बढ़ेगी ना घटेगी ज़्यादा दोस्तों। कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2045 तक दोस्तों।
2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। याद कर लीजिए दोस्तों, ये आ सकता है कभी कथन में। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तक, हम कब तक जनसंख्या नीति को स्थिर करेंगे? 2045 तक। अगला दोस्तों 144, भारत की वर्तमान आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता है। तो दोस्तों वर्तमान में देख लीजिए इसको। 145, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में उसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोत्तम है? तो ये दोस्तों वर्तमान में जाके देखना है। भारत की जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? और निम्नलिखित 47 निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हाँ दोस्तों ये ठीक है, 147 का हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है दोस्तों। जूनिपर, महोगनी, सिल्वर पर, स्प्रूस। 147 का उत्तर बताइए दोस्तों। महोगनी दोस्तों, महोगनी जो है कैरोबियन, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में मिलने वाला वृक्ष की एक प्रजाति है। हिमालय में इनका अभाव है दोस्तों महोगनी का। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये हिमालय में मिलती हैं। 148 का दोस्तों, 148 में कहा है क्या? भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन? दोस्तों यूनेस्को में जितने शामिल है किसको क्या मान्यता है थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। यूनेस्को तो कोई छोटा मोटा तो है नहीं दोस्तों, इसके जवाब में जाके दोस्तों भविष्य में देखिए क्या कंडीशन है वर्तमान में। 149 का, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? 2008 में पूछा है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है दोस्तों? नर्मदा नदी से संबंधित है दोस्तों। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं दोस्तों? 9 राज्य लगे हुए हैं दोस्तों। 9 राज्य लगे हुए हैं तट रेखा से। तट रेखा से कितने राज्य लगे हैं? 9। और यूपी से कितने राज्य लगे हुए हैं संबंधित है दोस्तों, मतलब जो है सीमा साझा करते हैं? 9। 151, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ ऑयल स्थित होती हैं दोस्तों? पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। बताइए दोस्तों 151 का। नीलगिरी दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी व पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत पर स्थित है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। 152, सहायक नदी और मुख्य नदी चंबल, सोन, मानस। चंबल की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ऊपर तो एक आध का वर्णन हो ही गया है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दोस्तों मानस है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? मानस। मानस की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? तीसरा का ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी? मानस है दोस्तों, पागलाडिया है, पुथिमारी है, धनसिरी है, जिया है, भारती है, सुवनसिरी है आदि। चंबल दोस्तों यमुना नदी की, चंबल जो है किसकी है? यमुना नदी की दोस्तों सहायक नदी है चंबल, यमुना नदी की। और सोन गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। सोन जो है कहाँ की है? गंगा नदी की। तो चंबल तो जो है यमुना नदी की, सोन जो है गंगा नदी की, अब मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो केवल तीसरा ही ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 153 का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। 153 का बताइए दोस्तों। लवणीय जल मगरमच्छ पाए जाते हैं अंडमान व निकोबार में, ये पूछा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही है, मिलते हैं दोस्तों। लवण वाले नमक वाले जल में भी जो है मगरमच्छ रहते हैं, उन्हें लवणीय मगरमच्छ कहा जाता है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं, सही है। ये प्रश्न भविष्य में बन सकता है दोस्तों। जबकि तापीर मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट पर स्थित है दोस्तों।